नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति को क्रिकेट से जोड़कर देखा जाता है। सियासत को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और राजनीति और क्रिकेट में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जाहिर तौर पर और बिहार की राजनीति की अनिश्चितताएं तो उसका मामला ही अलग है। बिहार की राजनीति में जो अनिश्चितताएं होती हैं उसका मामला ही अलग है। कब कौन सा खेल हो जाए, कब क्या हो जाए, कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी राजभवन में चली जाए, कौन कब पाला बदल ले, कौन कब पलटी मार दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खेल के मामले में बिहार की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से अव्वल नंबर पर है, क्योंकि यहां खेल में वक्त लगता नहीं। यहां जो पॉलिटिकल सरप्राइज मिलते हैं वो शायद ही देश के किसी दूसरे हिस्से में मिलते हों कम वक्त में। यहां जो सियासी खिचड़ी है उसकी आंच तेज होती है। यहां जो सियासी आग होती है उसकी आंच तेज होती है, तो सियासी खिचड़ी भी जल्दी पक जाती है। तो खैर, भूमिका लंबी हो गई। हम अनिश्चितताओं की बात कर रहे थे। तो बिहार की राजनीति में अभी कई खेल होने हैं, उनको लेकर अभी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन जो चीजें फिक्स हैं उस पर बातचीत करेंगे। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, हालांकि इसको लेकर अनिश्चितता है, लेकिन बिहार में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फिर भाजपा कोटे के एक मंत्री का इस्तीफा कम से कम तय है। बीजेपी कोटे के एक मंत्री का इस्तीफा बिल्कुल फिक्स है और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जिस मंत्री का इस्तीफा फिक्स है वो है दिलीप जायसवाल, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। दोनों पदों पर एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि दोनों पदों पर वो रह पाएंगे। यह भी हो सकता है कि मंत्री पद भी चला जाए, मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़े और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी चली जाए। भारतीय जनता पार्टी का हाल भी इन दिनों कुछ वैसा ही है। वहां भी कम अनिश्चितताएं नहीं हैं। वहां कब क्या हो जाए, वहां भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देंगे वो, क्योंकि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भाजपा कोटे के एक मंत्री दिलीप जायसवाल का इस्तीफा फिक्स है। दूसरी तरफ चाचा और लालू यादव की डील जो हुई है, चिराग पासवान के चाचा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच जो डील हुई है, उसकी वजह से आरजेडी के एक विधायक का टिकट कटना तय है। अलौली, खगड़िया की अलौली विधानसभा सीट, जहां से एक बार पशुपति पारस चुनाव हार गए थे और जहां से आरजेडी के रामवृक्ष सदा अभी विधायक हैं, एमएलए हैं, अलौली की वो सीट पशुपति पारस के खाते में जा सकती है। रामवृक्ष सदा को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या रामवृक्ष सदा का टिकट कट सकता है, यह भी तकरीबन तय है। पशुपति पारस अलौली की वो विधानसभा सीट अपने बेटे यशराज पासवान के लिए चाहते हैं और जाहिर तौर पर यशराज पासवान को अलौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, यह भी तकरीबन तय है। तो बिहार की राजनीति में ये सारी चीजें तय हैं। बिहार की राजनीति में ये छोटे छोटे खेल तय हैं। अब 2025 चुनावी साल है, तो टिकट कटने वालों के नाम भी सामने आने लगे हैं और टिकट मिलने वालों के नाम भी सामने आने लगे हैं। किनको टिकट मिलेगा और किनका टिकट कटेगा, ये सारे नाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। देखिए, पशुपति पारस ने हाल ही में अपने बेटे यशराज पासवान को राजनीति में लॉन्च किया है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर खगड़िया के शहर बन्नी में पशुपति पारस ने अपने बेटे यशराज पासवान को लॉन्च किया। यशराज पासवान पहले सार्वजनिक तौर पर पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिखते थे। पार्टी के नेताओं के साथ या पशुपति पारस के साथ पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों में वो नजर नहीं आते थे, लेकिन अब यशराज पासवान पार्टी के हर राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आते हैं और यशराज पासवान अपना अधिकतर वक्त खगड़िया में देते हैं, शहर बन्नी में देते हैं और अलौली
विधानसभा क्षेत्र में देते हैं, उस इलाके का लगातार वो दौरा कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी कई बार सामने आती रही है। इन तस्वीरों को खुद भी वो कई बार पोस्ट करते हैं। तो अलौली सीट पर नजर है और पशुपति पारस को कोई और सीट मिले न मिले, कितनी सीटों पर बात बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन आरजेडी के साथ गठबंधन होगा तो अलौली सीट पर बात बनेगी। अलौली सीट पशुपति पारस के हिस्से में जाएगी, क्योंकि यशराज पासवान के लिए हर हाल में पशुपति पारस अलौली सीट चाहते हैं। अब इसमें कहीं कोई दूसरा अड़ंगा ना आया, इसमें कहीं कोई दूसरी अड़चन ना आई, अगर चिराग पासवान फिर अड़चन न बन गए या अलौली से वो खुद चुनाव लड़े, वो कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, या अपने किसी खास नेता को चुनाव लड़वाएं वो अलौली से, या एनडीए कोटे से अलौली सीट वो मांग लें, तो कुछ भी हो सकता है। अलौली पर आसान नहीं है यशराज पासवान के लिए, लेकिन यशराज पासवान पढ़े लिखे हैं और जाहिर तौर पर ठीक ठाक छवि है यशराज पासवान की, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस उनके लिए अलौली की सीट फिक्स कर लेना चाहते हैं। यह आश्वासन शायद लालू यादव से चाहते हैं कि अलौली सीट पर मामला बन जाए। तो रामवृक्ष सदा का टिकट कट सकता है और रामवृक्ष सदा की जगह यशराज पासवान अलौली से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 3 जानकारियां बिल्कुल फिक्स है, तकरीबन तय है, इसमें बहुत हेर फेर होने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो बिहार की राजनीति को लेकर अनिश्चितताएं हैं, वो अनिश्चितताएं कब ठीक होंगी, खेल कब होगा, तस्वीर कब साफ होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। हमारी नज़र है और अपडेट अगर देर रात को भी आया तो देर रात को भी हम आपके सामने पहुंचाएंगे। हमारी बहुत बारीक नज़र है इन चीज़ों पर, लेकिन 3 चीज़ें फिक्स हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अनिश्चितताएं खत्म हुई और बिहार में अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल का इस्तीफा, रामवृक्ष सदा का टिकट कटना जो अलौली से आरजेडी के विधायक हैं, और यशराज पासवान को अलौली से उम्मीदवार बनना। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यशराज पासवान अलौली से होंगे। ये डील मुझे लगता है कि लालू यादव से अब तक फाइनल कर ली होगी पशुपति पारस ने, जिस तरह से उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं। कहीं कोई पेच फंसेगा तो सीटों की संख्या पर पेच फंस सकता है। पशुपति पारस कितनी सीटों पर मानेंगे, हालांकि पशुपति पारस के पास कोई बहुत मुफीद विकल्प नहीं है और उनकी प्राथमिकता अभी अलौली की सीट है, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान से हिसाब किताब चुकता हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। सीटों की संख्या प्रायोरिटी नहीं है। तो लालू यादव का साथ अगर मिला, और लालू यादव का साथ मिल रहा है, पशुपति पारस वैसे भी गदगद हैं, तो अगर वो कुछ सीटों पर बीजेपी और चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा देते हैं और चिराग पासवान और बीजेपी के लिए वही काम करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में जो काम चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए किया, तो जाहिर तौर पर तब भी पशुपति पारस अपने उद्देश्य में सफल होंगे और तब भी अपनी जीत वो मानेंगे। जैसे चिराग पासवान अपनी सारी सीटें हार गए 2020 में, एक ही सीट पर चुनाव जीत पाए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को विजेता मान रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार को उन्होंने 43 सीटों पर निपटा दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।